हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को कवर किया था, जिसमें हमने गवर्नर को देखा और चीफ मिनिस्टर को देखा। आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के तीसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको सब याद होना चाहिए कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के कौन कौन पार्ट होते हैं। उसमें गवर्नर होता है, उसमें चीफ मिनिस्टर होता है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और उसमें फिर एडवोकेट जनरल होता है। ये मैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। तो पिछले दो चैप्टर को कवर करने के बाद आज हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बैकग्राउंड को देखेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे, मिनिस्टर्स जो गवर्नर को एडवाइस देते हैं उसका नेचर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम कि मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, मिनिस्टर्स के ओथ और सैलरी के बारे में हम बात करेंगे हम कि मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। बात करेंगे हम कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंपोजिशन क्या है, इसमें और कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। तो इस तरीके से हम इन छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस सेशन के बाद आपको बहुत सारी नई बातें भी पता चलेंगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। अब देखिए कि हमने अपने देश में सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखा हो, क्योंकि अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप देखेंगे किस तरीके से जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है, उसी का बिल्कुल रेप्लिका है हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमने सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम दो तरह के हेड को देखते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पीएम। स्टेट लेवल पे भी सेम आप देखेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो सीएम होता है, और इसके अलावा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो गवर्नर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बैकग्राउंड अगर आप बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको सीएम हेड करता है, ये दरअसल हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेट के अंदर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। स्टेट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस किए जाएंगे उसका असली अथॉरिटी इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, जिसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स आप देखेंगे। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बैकग्राउंड था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाने के कारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे देश के स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल अथॉरिटी बन जाती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 163। अब इन आर्टिकल्स में कौन कौन सी बातें कही गई है उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है। ठीक है, तो 163 कहता है कि गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, अब कोई भी मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन में आता है या नहीं, इस बात पे अगर सवाल उठता है तो गवर्नर का डिसीजन इस क्वेश्चन पे फाइनल होगा। मतलब कि गवर्नर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से काम करेगा, ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अज्यूम किया है या इमेजिन किया है कि गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है। तो कौन से मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन में आएंगे, इस बात पे अगर कोई सवाल खड़ा होता है तो उस सवाल पे जो डिसीजन लेने का काम है वो गवर्नर का है, और गवर्नर ने जो भी डिसीजन लिया वो फाइनल होगा। अब गवर्नर के किसी भी काम को इस बात पे नल एंड वॉइड नहीं करार दे सकते कि उसने जो अपने डिस्क्रिशन पे काम किया है ये उसकी अथॉरिटी का नहीं है। अगर उसने गवर्नर ने कह दिया कि ये जो मैटर है वो मेरे डिस्क्रिशन में आता है तो फिर गवर्नर का डिसीजन फाइनल हो जाता है। ये कहता है आर्टिकल 163। इसके अलावा 163 ये भी कहता है कि मिनिस्टर जो भी गवर्नर्स को एडवाइस देंगे उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा। मीन्स कि अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं जो गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो मिनिस्टर गवर्नर को क्या करने के लिए कह रहे हैं, इस बात को किसी भी कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, इस बात की इंक्वायरी किसी भी कोर्ट द्वारा नहीं की जाएगी।
तो ये आर्टिकल 163 कहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है आर्टिकल 164। अब आर्टिकल 164 में जो बातें कही गई है इसको मैंने आपसे चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल लगेंगी, बहुत ही आसान लगेंगी, बिकॉज आप अगर मेरी सीरीज को फॉलो किया है तो वही सारी बातें यहाँ पे भी रिपीट होंगी। जैसे कि सीएम को अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है, और फिर गवर्नर स्टेट्स के अंदर बाकी भी जितने मिनिस्टर्स हैं उसको भी अपॉइंट करेगा, लेकिन गवर्नर के एडवाइस पे। बिना गवर्नर के एडवाइस के गवर्नर किसी दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकता। इसके अलावा आप देखेंगे कि आर्टिकल 164 में इस बात को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से ऐड किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसका उसकी जो संख्या है वो टोटल लेजिस्लेचर के स्ट्रेंथ के, स्पेशली लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना भी स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा नंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स का नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 250, 250 ज़्यादा हो जाएगा, 150 मान लीजिए। तो इस 150 का 15% जो है वो मैक्सिमम नंबर हो सकता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर 91st अमेंडमेंट ने एक और चीज़ ऐड की कि अगर कोई भी मेंबर डिफेक्शन के बेस पे अगर डिस्क्वालीफाई हो गया है तो फिर वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, वो मिनिस्टर बनने से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ मिनिस्टर्स जो हैं वो गवर्नर के प्लेजर तक ही अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, गवर्नर जब भी चाहे मिनिस्टर्स को हटा सकता है, और ये कब हटाएगा? जब सीएम या चीफ मिनिस्टर गवर्नर से इस बात की गुजारिश करे कि आप इस मिनिस्टर को हटा दीजिए, आप इस मिनिस्टर को उसके पोस्ट से हटा दीजिए। इसके अलावा देखेंगे 164 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है वो कोर प्रिंसिपल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये प्रोविजन हमारे आर्टिकल 164 में है। इसके साथ साथ गवर्नर जो है वो मिनिस्टर्स को ओथ भी दिलवाएगा, इस बात की भी चर्चा आर्टिकल 164 में है। तो ये 164 आर्टिकल था, इसमें कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो है वो है 166। अब इसमें ये कहा गया है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे गवर्नमेंट के, वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो हैं वो गवर्नर के नाम पे होंगे। ओके, तो आर्टिकल 167 कहता है कि सीएम की गवर्नर के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं। तो कौन कौन से ड्यूटीज हैं मैंने आपको चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि अगर गवर्नर जो भी हाउस में प्रोसीडिंग चल रही है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है चीफ मिनिस्टर से, तो वो चीफ मिनिस्टर उसको प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ किसी पेंडिंग बिल्स के बारे में अगर चीफ मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है गवर्नर, तो फिर चीफ मिनिस्टर को वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना होता है। मैंने आपको बताया था चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में कि जो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो सीएम है, बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर। तो आर्टिकल 167 में सीएम की कुछ ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 177 कहता है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबको बोलने का और उन सबको मतलब असेंबली के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा, या फिर किसी कमिटी में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा जिसका वो मेंबर है। लेकिन अगर वो किसी कमेटी का मेंबर नहीं है तो उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकता है बट वोट नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड थे। अब हम बात करने वाले हैं कि मिनिस्टर्स जो गवर्नर को एडवाइस देते हैं उसका नेचर क्या होता है। तो ये आप एक केस के माध्यम से समझेंगे जिसका नाम है शमशेर सिंह केस 1974। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है उनको छोड़ के गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा। जहां पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के सेटिस्फैक्शन की बात करता है वो दरअसल गवर्नर का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन है। अब सेम चीज मैंने आपसे डिस्कस की है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पे भी प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन की जरूरत है वो दरअसल प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका सेटिस्फैक्शन। तो शमशेर सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने
यही बात कही और उन्होंने बताया कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग है उन केसेस को छोड़ के जहां पे वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं। अब गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के लिए आप मेरे गवर्नर का वीडियो जरूर देखें, यहाँ वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से गवर्नर के दो तरह के डिस्क्रिशनरी पावर है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और दूसरा है सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अब प्रेसिडेंट के केस में देखेंगे कि उसको सिर्फ केवल और केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। तो अगर आप गवर्नर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको अपने स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे दिख जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की। मैंने आपसे चीफ मिनिस्टर वाले में चर्चा किया, माफ कीजिएगा, मैंने आपसे गवर्नर वाले चैप्टर में चर्चा किया था कि किस तरीके से गवर्नर जो है वो सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कोई भी पर्सन 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकता है, भले ही वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो, लेकिन उस 6 महीने के अंदर उसको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जो मिनिस्ट्री है वो छिन जाएगी, वो मिनिस्टर फिर नहीं रह पाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कोई भी मिनिस्टर जो कि एक हाउस का मेंबर है, उसको उस हाउस में बोलने का, उसको दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स में बोलने का अधिकार है, लेकिन वो वोट केवल उसी हाउस में कर सकता है जिस हाउस का वो मेंबर है। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ऐसा स्टेट है जहां पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है और वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। तो अगर कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसीडिंग्स में बोल भी सकता है, स्पीक भी कर सकता है और पार्ट भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन वोट वो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में कर पाएगा क्योंकि ये इसी का मेंबर है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं मिनिस्टर्स के ओथ और सैलरी के बारे में। देखिए, मिनिस्टर्स को ओथ एडमिनिस्टर गवर्नर करवाता है और इसकी सैलरी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमिन की जाती है समय समय पे। जैसा भी स्टेट लेजिस्लेचर को ठीक लगता है, सैलरी कम भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है। तो कम तो नॉर्मली नहीं होती, बट स्टेट लेजिस्लेचर थोड़े थोड़े टाइम पे क्या करती है कि जो स्टेट मेंबर्स हैं उनकी सैलरी को, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी को थोड़े बहुत टाइम पे चेंज करते रहती है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स की। देखिए, हमारे स्टेट के स्फेयर में तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी मिनिस्टर की होती है। एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे देश में हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर है। इसके अलावा हमने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपनाया है, लेकिन ब्रिटेन की तरह हमारे देश में, हमारे देश के राज्यों में स्टेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तो हमने सेंटर पे अपनाया है, ना ही हमने स्टेट लेवल पे अपनाया है। एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। वो एक टीम की तरह काम करेंगे और अगर स्विम करेंगे तो भी साथ में और सिंक करेंगे तो भी साथ में, मतलब आगे बढ़ेंगे तो भी साथ में बढ़ेंगे, डूबेंगे तो भी साथ में डूबेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 164, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की। इसका ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैंने आपको बताया कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का अंडरलाइन फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये सिस्टम इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। अब देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप इस बात को समझिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में पास कर देती है तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसे मिनिस्टर्स भी रिजाइन करेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से है, अगर उस राज्य में कोई काउंसिल है तो ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए एडवाइस कर सकता है, तो गवर्नर ऐसा करेगा। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना कॉन्फिडेंस लेजिस्लेटिव असेंबली में खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है, तो फिर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर जितने भी कैबिनेट डिसीजंस होते हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं और ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट के डिसीजन से अग्री नहीं करते हैं उनको रिजाइन कर देना पड़ता है ना। अब इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी हमारे देश के अंदर मिनिस्टर्स हैं उनमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे।
कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, आपका पर्सनल व्यू क्या है, इस बात से परे जाके आप कैबिनेट के डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ताकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है वो बना रहे। तो ये कुछ बातें थी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा हमारे देश में एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्टर्स की होती है। इसकी चर्चा भी आर्टिकल 164 में है ना, जो कि हमारे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है सारे मिनिस्टर्स की। अब इसका मतलब ये होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर के प्लेजर तक ही अपने ऑफिस पे बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कभी भी किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। गवर्नर एक मिनिस्टर को तभी रिमूव कर सकता है केवल जब सीएम ने उसको ऐसा करने को कहा हो। अब इस पावर को एक्सरसाइज करके जो चीफ मिनिस्टर है ना, जो गवर्नर को एडवाइस करता है कि आप इस मिनिस्टर को हटा दीजिए, क्या इंश्योर करने का काम करता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर एक मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ जाके काम करेगा तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, उसका वायलेशन हो जाएगा। तो सीएम इस बात को इंश्योर करता है इस पावर के माध्यम से कि वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए, इस पावर के माध्यम से कि हमारे देश के अंदर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस जिस राज्य में सीएम है उस राज्य के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंश्योरेंस का को इंश्योर कर सके। अब अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाया था, तो आप याद कीजिए कि वहां पे मैंने आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ाया था, राइट। वहां पे मैंने कंपैरिजन का एक पॉइंट ये भी बताया था कि ब्रिटेन में जहां मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहीं हमारे देश के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे गवर्नर ने कोई भी ऑर्डर साइन किया है तो ब्रिटेन में उस गवर्नर को मिनिस्टर्स के द्वारा काउंटर साइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर द्वारा कोई भी ऑर्डर जब जारी किया जाता है तो उस पर काउंटर साइन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि गवर्नर ने जो ऑर्डर पास किया है उसके लिए मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर उस ऑर्डर से कुछ गलत होता है तो फिर उस मिनिस्टर्स को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो ये होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मिनिस्टर्स के लिए हो प्रोविजन नहीं है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अब कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। आप देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए, चीफ मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए कई तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, इसके अलावा डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, और किसी किसी स्टेट में तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी पोस्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट होता है ना, वो मोस्टली आप देखेंगे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बनाया जाता है। अगर किसी 3 या 4 पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है, तो उसी में से एक जो 4 पार्टी में से जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है, उसके किसी मेंबर को, उसके किसी पर्सन को ये डिप्टी सीएम के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है बस, ताकि वो उनके साथ बने रहे। अब हम एक-एक करके बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर के बारे में हमने पिछले इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। बात करते हैं ज़रा कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब कैबिनेट किसी भी स्टेट के अंदर हाईएस्ट जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है वो होती है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, और यही कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको होल्ड करते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो डिफेंस हो, इन सारे उसको होल्ड करने का काम करते हैं। दूसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब देखिए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे दिया जाता है, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि ये इनकी हेल्प कर सके। जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, माफ कीजिएगा, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि ये उनको असिस्ट कर सके, उनको अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में मदद कर सके। अब इस एरो के माध्यम से आप समझिए कि तीनों मिनिस्टर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। इन तीनों मिनिस्टर्स में सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए आप इस एरो से देख सकते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होता है, इसकी भी हेल्प करता है, और कैबिनेट मिनिस्टर इसकी भी हेल्प करता है।
तो इस एरो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर इन तीनों मिनिस्टर्स में सबसे पावरफुल होता है और इस हायरार्की में कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर आता है। तो ये दोस्तों कंपोजिशन था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का न्यूक्लियस होता है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। सेंटर में भी आप एक कैबिनेट देखेंगे, स्टेट लेवल पे भी एक कैबिनेट होता है। तो इस कैबिनेट के कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि वो किसी भी स्टेट के अंदर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है। किसी स्टेट में जो भी मुख्य पॉलिसीज बनती हैं उनको फॉर्मुलेट करने वाली बॉडी यही कैबिनेट होती है। ये गवर्नर को एडवाइस भी करती है। साथ ही साथ किसी स्टेट में जितने भी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर होता है उन सब से डील करने का काम यही कैबिनेट करती है। तो कैबिनेट जो है वो किसी भी स्टेट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये कैबिनेट अलग अलग कमिटीज के माध्यम से काम करती है, बिकॉज कैबिनेट का काम बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे डाइवर्स टाइप के काम होते हैं। तो अपने सारे फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए कैबिनेट कैबिनेट कमिटीज के माध्यम से अपना काम करती है ना। अब ये कैबिनेट कमिटीज सेंटर की ही तरह दो तरह की होती है स्टेट में भी, एक होती है स्टैंडिंग, दूसरी होती है एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी अपने नेचर में परमानेंट होती है, और जो एडहॉक कमेटी होती है वो टेम्पररी नेचर की होती है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एडहॉक कमेटी को बनाया जाता है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर इस एडहॉक कमेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखेंगे कि जो कैबिनेट कमिटीज़ होती है इसको सेटअप किया जाता है चीफ मिनिस्टर के हिसाब से, माफ़ कीजिए, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर को लगता है कि अगर किसी सिचुएशन में इस कमिटीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको सेटअप करती है, और अपने सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अपने एक्सीजेंसीज के हिसाब से इन कमिटीज़ को सेटअप करने का पावर चीफ मिनिस्टर के पास है। तो दोस्तों ये हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और मैं आपसे बस आखिरी बार फिर से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इससे पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टॉपिक ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अब अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।